नमस्ते, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं बात बेबाक। आज हमारे साथ में आरजेडी के जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमार दास जी हैं पूर्णिया से। इनकी जो राजनीतिक शुरुआत है, राजद के तेजस्वी यादव जो राजद के पार्टी के सुप्रीमो हैं अभी, उन्होंने इन पर विश्वास जताया। जातीय समीकरण कहें या पूर्णिया पे राजद का कब्जा कहें या आने वाले विधानसभा चुनाव को देख के जो रणनीति कहें, उसके आधार पर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा उलटफेर किया है संगठन में। और इसके बाद जो नई दावेदारी या नई जिम्मेदारी दी गई वो मिथिलेश कुमार दास के कंधों पे दी गई आरजेडी को आगे बढ़ाने के लिए। कहा जाता है कि मिथिलेश कुमार दास जो है, इनके परिवार के लोग पहले भी राजनीति में रहे हैं, विधायक रहे हैं और अलग विचारधारा से रहे हैं। मिथिलेश कुमार दास राजद से हैं, इनके भाई प्रदीप दास भाजपा से हैं, कसबा से विधायक रह चुके हैं और भाजपा में अच्छे पद पे भी रहे हैं। अब दो अलग अलग विचारधारा एक ही घर से बाहर निकलती है, तो अब समझने की बात यह होगी कि राजद जैसे पार्टी की जो जिम्मेदारी है इनके कंधों पर, उसको ये कैसे बढ़ाएंगे। बात बेबाक में हमारे साथ में है राजद के जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमार दास जी, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल, लॉकडाउन को आप किस नजर से देखते हैं, कितना सफल या कितना फैल? जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, आए दिन आप देखे होंगे कि जब प्रवासी मजदूरों की बात आई, लॉकडाउन लगा, पूरे देश में हाहाकार मचा। और प्रवासी मजदूरों की जब बात आई और जब आपने देखा कि आए दिन वीडियो में बिहार के प्रवासी लोग बाहर में रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और बार बार मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे थे, मुख्यमंत्री जी मुझे घर बुला लीजिए। लेकिन उन्होंने उनका जो अपना स्वभाव है, हठ धर्मिता का जो स्वभाव है, उन्होंने कहा कि हम एक भी प्रवासी को बिहार आने नहीं देंगे। जब इसी जगह दूसरे स्टेट के लोग राजस्थान से कोटा से छात्र को मंगाए, जब मजदूर को मंगाने लगे, तब शुरू से मेरे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए जोरदार ढंग से मजबूत विपक्ष के तरह आवाज़ उठाते हुए लगातार 24 घंटा दिन रात एक करते हुए उन्होंने मजदूरों के लिए आवाज़ उठाया और बार बार गुहार भी लगाई। उन्होंने कहा कि हम ट्रेन देते हैं, बस देते हैं मुख्यमंत्री जी, फिर भी वो अड़े रहे। लेकिन जब उनको लगा कि अगर हम प्रवासी मजदूर को नहीं लाते हैं और विपक्ष का इतना तेज हमला है, तो लास्ट में वो घुटने के बल पर आकर उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हम प्रवासी मजदूरों को लाएंगे। कोविड-19 जैसी महामारी है, सुरक्षा लोगों की जिम्मेदारी थी सरकार के पास में, सरकार भी सचेत होकर चल रही थी। कहीं ना कहीं ठीक है, मजदूरों को लाने में विलंब हुआ या लेट हुआ, ये राज्य कहें या केंद्र सरकार कहें, लेकिन लोगों की सुरक्षा भी तो सरकार के हाथ में होती है। तो उसके मद्देनजर भी तो नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया होगा। ठीक है, विलंब हो गया, लोग आए भी। अब किस नजर से देख रहे हैं उस चीजों को आप? देखिए, आप कह रहे हैं कि वो जब आ जाता, सुरक्षा का सवाल था। अगर ये सुरक्षा की बात अगर कर रहे हैं तो सर, अचानक आई हुई बीमारी है ना, अचानक आई है, अचानक आई हुई बीमारी है, लोग तैयार नहीं थे इसको लेके। हाँ, लेकिन ये बीमारी जब पूरे विश्व में है, देश में भी है, तो आप बीमारी का बहाना हमारे मुख्यमंत्री जी लगाए कि वो लोग जो प्रवासी लोग आएंगे बीमारी बढ़ेगा। क्या जहाँ वो थे, क्या वहाँ बीमारी नहीं था? वो तो बीमारी था ही। उसी को बचाने के लिए हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जितना जल्दी उनको बुला लिया जाए उतना कम उन लोग को बीमार से मरेंगे। अगर नहीं मंगाया जाता है तो वो लोग वहीं बाहर में ही मर जाएंगे। इसीलिए जल्द से जल्द उसको बिहार बुलाया जाए और जांच करते हुए उसको रखा जाए, ताकि कम से कम इसका वायरस। तो कुल मिला के यही कहा जाता है, तेजस्वी यादव ने अपनी ओर से राजनीति की और नीतीश कुमार अपनी ओर से सोच रहे थे कि चुनावी वर्ष है, वोट बैंक का कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए। नहीं, ये वोट बैंक का मामला नहीं है, ये जनता के हित का मामला है, बिहार के प्रवासी मजदूरों की जिंदगी का मामला है। इसको वोट से मत जोड़िए, इसको मानवता से जोड़िए। नहीं, मानवता, सरकार ने तो आगे बढ़ के कदम बढ़ाया, आगे मजदूरों को वापस लाया। ठीक है, विलंब हुआ है, लेकिन किसके लिए तैयारी करनी पड़ती है? इतनी व्यापक रूप से लोग फंसे हुए हैं, लोगों को लाना है, लोगों के लिए समुचित व्यवस्था करना है, क्वारंटाइन सेंटर देना है, भोजन की व्यवस्था करना है, तो सरकार को भी तो समय दीजिएगा सर आप। इसीलिए आपको जब इतना समय मिला, जब सरकार को समय मिला कि हम नहीं लाएंगे, आपको 42 दिन का समय लगा। अखबार के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि इस 42 दिन में आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए थी कि प्रवासी लोग जो आएंगे उसको बॉर्डर में रखा जाए, क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए, जांच कराया जाए,
तब यहाँ लाया जाए। सब चीजें हो रही थी सर, कुछ सब नहीं चीजें हो रहा हो रही था, थी। कुछ नहीं मैं हुआ। खुद गोरखपुर से लौट रहा था यूपी से, मेरा खुद जांच हुआ, मेरा खुद क्या कहता है वहां पे टेस्ट हुआ, मेरा खुद क्या कहता है स्कैनिंग किया गया। इसके बाद मुझे चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो वहां छोड़ा गया था मिथिलेश दास जी। हाँ, तो इसके बारे में अगर ऐसा है, बहुत बढ़िया जांच हुआ, तो फिर जांच के नाम पर जो यहाँ बात चल रही है, तो फिर ये अचानक क्वारंटाइन में ही क्यों निकल रहा है पॉजिटिव? गांव-गांव में आपके पूर्णिया में, जलालगढ़ में, रुपौली में निकला। आए तो दिन बीमारी है तो निकलेगा ही ना सर। हाँ, निकलेगा। बीमारी है तो निकलेगा ही। तो उसकी व्यवस्था विश्व लेवल इस पे परेशान है, पूरा वैश्विक महामारी का रूप लिया हुआ है, तो परेशान तो आप इससे, आपकी सरकार चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार इससे लड़ तो रही है ना, लोगों को सेव तो कर रही है। एकदम इसमें हर चीजों में राजनीति क्यों ले आते हैं आप ये लोग? राजनीति की बात नहीं है। आप देख रहे होंगे बिहार सरकार के पास आया भी था स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री से वो गुहार लगा रहे थे, हमको पीपीई किट दीजिए, मेरे पास किट नहीं है, डॉक्टर क्या अब चीजें समान हो चुकी हैं, अब चीजें समान हो चुकी हैं। अभी भी किट जो है, अभी भी लोग डिमांड कर रहे हैं, अभी भी डिमांड कर रहे हैं। जांच के नाम पर कुछ नहीं है यहाँ। अगर जांच, अच्छा प्रवासी मजदूर की बात, एसी रूम में बैठकर आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है, तो इतने लोगों का स्कैनिंग कैसे हो गया, इतने लोगों का जांच कैसे हो गया, इतने लोगों को क्वारंटाइन कैसे किया गया, इतने लोगों को होम क्वारंटाइन कैसे किया गया, इतने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की गई है? भोजन की व्यवस्था मैं आपको इसका सबूत दे सकता हूं कि आज आपके पूर्णिया ईस्ट में ही क्वारंटाइन सेंटर में, आपके जलालगढ़ में, आपके आए दिन बनमनखी में जाइए, वो क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोग सर दिक्कतें तो आएंगी ही ना सर, जब अचानक कोई चीजें हुई खाने हैं। में क्या मिला? तो कीड़ा वाला खाना मिल रहा है, चूड़ा मिल रहा है। चलिए राजनीति है, आप लोग राजनीति नहीं राजनीति कर सकते हाँ, हैं, और दिक्कतें तो होंगी ही। सरकार तो बेहतर काम करने का प्रयास किया है। एक बात प्रफुल्ल जी, एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, इसके पीछे बहुत बड़ा घोटाला है क्वारंटाइन। चलिए ये आप अपनी नजर से देख सकते हैं, घोटाला होगा। नहीं, ट्रेन से आदमी जाता है, वहां प्रशासन नहीं है, आधा आदमी उतर करके गांव चला जाता है, क्वारंटाइन सेंटर खाली है। आए दिन देखने के लिए अभी अखबार में भी मिला कि क्वारंटाइन सेंटर में आदमी का लिस्ट है, लेकिन उसका बिल बनाया जा रहा है। ये मिथिलेश जी का है, ये मिथिलेश जी अपने स्तर से करेंगे, घोटाला है, ये जांच का विषय है, ये अलग चीजें हैं, लेकिन सरकार लोगों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने का काम किया है। और इसको आप कह सकते हैं कि चाहे पुलिस हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, सभी लोगों ने काम किया इस स्तर पर। तेजस्वी जी को धन्यवाद दीजिए, मेरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को धन्यवाद दीजिए, जिन्होंने इतना मजबूती से उठाया। ये प्रवासी मजदूर अपने घर को आए, अपने परिवार के साथ हैं, नहीं तो ये लोग सभी वहीं मर जाते। चलिए आप तो बोल दिए, ये बात सरकार अपना काम कर रही है। मुद्दे की बात ये, विधानसभा चुनाव होना है इस वर्ष, क्या मुद्दा रहेगा? और आपकी जो पार्टी है, आप नया बागडोर संभाले हैं, आपकी पार्टी कहीं ना कहीं पूर्णिया जैसे जिले में पीछे है, सीटें नहीं है सही से। एक सीट है आपके पास में, वो भी 22 से है। इसके बाद आपके पास संगठन का वो रूप नहीं है, तो कैसे, किस मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़ेंगे और चुनाव में कूदेंगे इस बार? देखिए, जहां तक सीट की बात है, आपने कहा आप भी चेहरा नया है, क्योंकि दो विचारधारा के लोग हैं आप लोग, आप ही के भाई हैं बीजेपी में हैं और आप आरजेडी में हैं। देखिए, जहां तक एक ही परिवार की बात है, तो हम, और हमको जहां तक पता है कि एक ही हाथा में घर भी है दोनों लोगों का। एकदम सही बात है। तो विश्वसनीयता कैसे बरकरार रहेगा? एकदम रहेगी, इसीलिए कि मैं आपको बता रहा हूं, जब लालू जी से, जनता दल से जब पार्टी में, जब नीतीश जी अलग हुए, शिवानंद तिवारी, बिरसन पटेल, सुकनी चौधरी, आनंद मोहन सिंह, शिवानंद तिवारी जैसे लोग भी अलग हुए, उसमें जॉर्ज जॉ का निर्माण हुआ 1994 में। मैं 1994 से जॉर्ज जॉ से राजनीति अपना शुरू किया हूँ। फिर मैं यहाँ समता पार्टी का प्रधान महासचिव, जो हमारे पूर्व में अध्यक्ष थे, पार्टी मैंने चलाया, संगठन खड़ा किया, और इसके बाद जनता दल यू बनी। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं अपना जो विचारधारा है, जो लालू जी का विचारधारा, उससे जो जुड़े हुए लोग थे, नीतीश वगैरह जो भी हैं अभी, ये उनके विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे। कांग्रेस के खिलाफ सत्ता में आए, मैं उस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने उस विचारधारा आज तो वही विचारधारा साथ है, जिसके आप कांग्रेस के विरोध में आप थे, तो कांग्रेस से अभी साथ में है। नीतीश जी क्या कहता है, आप जिस विचारधारा के विरोध में जा रहे हैं, नीतीश जी अभी बीजेपी के साथ में है। आप नीतीश जी और लालू जी के विचारधारा के लोग हैं अगर कह रहे हैं, तो नीतीश जी तो अभी बीजेपी के साथ में पिछले 15 वर्षों सरकार चला रही है। तो फिर कैसे आप यहाँ के लोग विश्वास करें कि आप आरजेडी के साथ में अपना विश्वसनीयता बरकरार रखिएगा? एकदम निश्चित रूप से बरकरार रखेंगे। इसका कारण है, आपने कहा कि एक ही परिवार से हैं, वो तो हम जवाब दे दिए कि हम लालू के विचारधारा को मानते हैं शुरू से और अब तक।
और अभी भी लालू के विचारधारा जाति समीकरण के कारण तो आपको कहीं नहीं फिट कराया गया है कि यहाँ पे जो जाति समीकरण हो उसके अनुसार आप यहाँ फिट बैठिए। सदर विधानसभा का सीट हो चाहे और अन्य विधानसभा का सीट हो, उस समय उस जगह मिथिलेश दास फिट बैठ रहे हो आरजेडी में, वो आप पे विश्वास किए हो इसलिए कहीं डाल दिया गया हो। आगे की रूपरेखा आपके लिए काफी न काफी टफ होगी ही होगी। आपकी राजनीति यहां शहर में बहुत ज्यादा क्या कहता है आपको मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सरवाइव करना है। और आप ही के घर से क्या कहता है विवाद शुरू होगा, क्योंकि आप जब निकलिएगा चुनाव प्रचार में तो आप ही के घर के लोग आपके विरोध में निकलेंगे। तो जनता किस पे विश्वास करे, आप पे या आपके परिवार के लोगों पे? जनता की जहां तक बात है, विचारधारा जो हमारे घर में उनका विचारधारा अलग है और मेरा जो विचारधारा लालू जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आज अगर 90 के दशक की बात कीजिए तो उस समय जो गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, शोषित, दलित, वंचित जितने भी लोग थे वो सभी लोग लालू जी के साथ थे और आज भी हैं। विचारधारा भले ही किसी का अलग हो, उनके विचारधारा से हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां तक जनता को कैसे समझाइएगा सर? जनता को यही समझाना है कि पार्टी के आला कमान ने ऊपर से हाईजैक करके आपको पार्टी का यहां पे दे दिया बागडोर, लेकिन ये जो पब्लिक है, जो जनता है, जो सब कुछ जानती है, जो समर्थन देगी, जो वोट करेगी, वो उसको कैसे समझाइएगा आप? उसी को हम समझाने के लिए वही हम बात कहना चाह रहे हैं कि 90 के दशक के बाद जो हमारे लालू जी, हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल का जो विचारधारा था उसके विपरीत एनडीए की सरकार, जो एनडीए के लोग थे, समाज में ये कहने में कामयाब हो गए कि माई समीकरण की पार्टी है। ये जो दाग है, ये दाग था नहीं, अभी भी नहीं है। लालू के विचारधारा का राष्ट्रीय जनता दल में सभी जातियों का समावेश है। आज भी मेरे राष्ट्रीय जनता दल में ही दलितों का एमएलए ज़्यादा है, पिछड़ों का एमएलए ज़्यादा है। और जिस दल की बात आप कर रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं, ये जो मनुवादी विचारधारा के जो संघ के लोग हैं, ये कहीं किसी भी इस जाति को अपने राजनीति में कहीं भी सम्मान देने का काम नहीं कर रहा है। अगर आज सम्मान देने की बात आई तो तेजस्वी जी ने ये दिखा दिया कि संगठन में ही नहीं, आज इस संगठन में 28% अत्यंत पिछड़ा को आरक्षण दिया, 17% SC ST को दिया। उन्होंने ये दिया संगठन में इसीलिए कि कल होकर के विधानसभा चुनाव में भी दूसरे दलों को इस तरह का संविधान बना करके इस देश में पहला ऐसा दल है जो कि इसको संविधान में जगह दिया, ऐसे लोगों को, दबे कुचले गरीबों लोगों को आगे विधानसभा में भी दिया जाएगा। और इसी आधार पर हम लोग निश्चित रूप से और इसी विचारधारा को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे और आने वाले दिन में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी और तेजस्वी। चलिए ये जनता जनार्दन है, सब जानती है, सब देखती है। 2020 का चुनाव है, सवाल ये कि 2020 का चुनाव नजदीक है, आपका मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि CA, NRC, NPR सारी चीजें हैं अभी आपके सामने में, 3 तलाक वगैरह चीज बहुत सारी आप है, कोविड-19 जैसी महामारी है। अब आपको चुनाव में जाना है, तैयारी कितना? लोकसभा चुनाव में आप अपनी पार्टी की हालात और स्थिति देख ही लिए हैं। महागठबंधन भी कहीं ना कहीं लगता है दरार है, टूट के कगार पे है। तो आप वहां पे पूर्णिया जैसे जगह पे, इस जिले में जो सीटें हैं, वहां पे आरजेडी अपने आप को कितना फिट महसूस करेगी? देखिए, जहां तक आपने महागठबंधन की बात की, दरार है, कहीं दरार नहीं है। कल आपके पार्टी के नेता मेरे ही डिबेट में बोल के गए तेजस्वी जी के बारे में कि जात पे सिर्फ जातिवाद का काम करते हैं, आरोप लगाए हैं यहाँ पे बैठ के। हम पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आप ही लग के पार्टी के महागठबंधन के नेता हैं राजेंद्र यादव जी, उन्होंने आरोप लगाया है, जातीय आधार पे कह दिया है कि जहां यादव की हत्या होती है, जहां पे इस तरह की बात होती है, वहीं तेजस्वी यादव का मुंह खुलता है, वहीं पे वो बोलते हैं। चलिए, आपको बधाई देते हैं। कच आप मान तो गए कि हम पार्टी जो है हमारे गठबंधन में है। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि गठबंधन में नहीं, हम आरोप नहीं, महागठबंधन है, दरार तो है, ये जो भाषा है वो दरार का ही है। हाँ, अब हम बता रहे हैं, अब क्या बोला नहीं बोला ये तो हमको नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। कल ये खबर चली है, ये एपिसोड चला है, आप उसको रिकैप कर देख भी सकते हैं। हम देख लेंगे। ये उनका अपना विचारधारा है, हो सकता है कि अपना व्यक्तिगत राय हो। और जहाँ तक उनके जो सुप्रीमो हैं, उन्होंने 2 दिन पहले भी कहा कि नहीं, सिर्फ जाति को लेकर के अगर जाते हैं तो, अगर जाति की बात करते हैं तो गोपालगंज नरसंहार के बाद जस्ट दूसरे दिन 2 लाश मिली, वहाँ भी वो बनिया समाज के लोग थे। आज
ज्योति जो है वो जो पासवान की लड़की, वहाँ भी उन्होंने मदद किया। आज कटिहार में जो ट्रेन में जो आपने देखा होगा कि जो बच्चे का महामारी, वहाँ भी 5 लाख का राशि दे करके मदद किया। और गोपालगंज के अलावे नेता जब राशि बांटते हैं तो ये समझ जनता को आता है कि चुनाव नजदीक है। नहीं 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 नहीं, जब नेता राशि बांटते हैं तो ये जनता समझती है चुनाव नजदीक लगता आ रहा है। देखिए, जब यहाँ बिहार की जनता जब ये देख चुकी है इस लॉकडाउन में, और सर अगर यही बातें तो आप लोकसभा में लेके उतरे थे ना, गठबंधन तो सेम था आपका। आप आरजेडी थे, कांग्रेस थे, हम थे, सहनी जी थे आपके गठबंधन में, लेकिन आप तो 0/0 पे आउट हो गए। सर आपको जनता कहाँ आपको क्या कहता है मानी आपकी बातों को समझी? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, उसके बाद आपके लिए जिम्मेदारी है, क्योंकि आप नए चेहरे हैं पूर्णिया जैसे जगह पे। एकदम नया चेहरा आप मान सकते हैं। लेकिन इसके पहले भी हम अपने राजनीतिक जीवन के बारे में आपको बताएं कि 94 से मैं सक्रिय हूँ, और उसी विचारधारा के तहत दल में रह करके भी हमने सदस्यता अभियान 1 बार नहीं 3-4 बार चलाया, जदयू का अभियान चलाया। हम कहने का मतलब ये है कि हम उस विचारधारा से हैं। लेकिन जहाँ तक बात है पूर्णिया सीट की बात आपने की, ये गठबंधन को गया था, और गठबंधन के सीट का मामला जहाँ जहाँ है, जो गठबंधन के दल थे उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन मेरा राष्ट्रीय जनता दल का और लालू जी के विचारधारा का दल का जो भी अगर उम्मीदवार यहाँ होगा, निश्चित रूप से वो विजय प्राप्त करेगी। 7 विधानसभा का सीट में आप अपने पार्टी को या अपने गठबंधन को कितना सीट दीजिएगा इस बार? आपके हिसाब से क्या आकलन लगता है? देखिए, जहाँ तक बात है कि ये अप्रैल में तो तय होना था कि महागठबंधन भी तय होना था कि महागठबंधन में कितने दल कौन से रहेंगे और उसमें सीट किनको मिलेगा। अभी ये बताना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ महागठबंधन के भी, हमारे कांग्रेस के विधायक भी हैं, आरजेडी के भी हैं, तो वो आगे तय होगा जब गठबंधन एक साथ बैठ करके हमारे नेता वहाँ बैठेंगे। सीट का जो है ये होगा, तालमेल होगा, उसके आधार पर तब ये तय किया जाएगा कि कौन सा सीट किसको मिलेगा और किस जिले में कितना सीट मिलेगा, वो हमारे नेता तय करेंगे। और पूर्णिया सीट की बात आपने बार बार कही, पूर्णिया सीट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सीट जो है अत्यंत पिछड़ों का सीट है। निश्चित रूप से अगर राष्ट्रीय जनता दल को मिला, आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी 60,000 वोट आया। ये 60,000 वोट कांग्रेस का ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से ये महागठबंधन का वोट है, और महागठबंधन के तहत अगर राष्ट्रीय जनता दल को ये सीट मिलेगा तो इस सीट को हम निश्चित जीतेंगे। चलिए जीतेंगे सीट को। चलिए ये आने वाले समय बताएगा कि आप इस सीट को जीत रहे हैं या ये करें। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि आप शहर में रह रहे हैं, श्रमिक बाहर से आ चुके हैं, मजदूर लोग आए हैं, जो काम बाहर करते थे वो लोग अब आ चुके हैं इस कोविड-19 जैसे महामारी में। अब सवाल ये कि रोजगार, मजदूरों का पलायन हो रहा है। बनमनखी चीनी मिल यहाँ पे बरसों से उसी तरह पड़ा हुआ है, चालू नहीं हुआ है। अगर वो मिल चालू हो जाए, वो मुद्दा हर बार चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन सब कागज पे रह जाता है। कोई इसका सटीक क्या कहता है काम नहीं हो पा रहा है, चालू नहीं किया जा रहा है। इसके बाद आप कहिए बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था। अब शहर के क्षेत्र में लीजिएगा तो सीवर चाहिए, नाला चाहिए, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको पूरा करना एक जनप्रतिनिधि का काम होता है। तो आप लोग इन मुद्दों को लेके कैसे आप लोग काम करिएगा? ये मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि चुनावी वर्ष है ये। अभी आपने पहले चीनी मिल के बारे में कहा। बनमनखी चीनी मिल पिछले 15 साल से एनडीए की सरकार है, और ये बनमनखी चीनी मिल को ये एनडीए वाले लोग इसको मंदिर बना लिए हैं कि जब भी जो लोग नेता आते हैं, जनता हमें वोट दीजिए, हम ये बनमनखी मिल को चालू करेंगे। आप भी तो वही काम करते हैं, आप भी तो यही बात उठाते हैं हर बार। आपके पिछले बार भी जो आपके प्रत्याशी थे उन्होंने भी यही बात कहा था, ऑन रिकॉर्ड है ये। एकदम हम तो कह रहे हैं कि चालू क्यों नहीं करवा पाते हैं आप लोग? आवाज क्यों नहीं उठाते हैं इसके लिए? आवाज राष्ट्रीय जनता दल लगातार बनमनखी चीनी मिल पर इसके लिए आंदोलन भी किया है, धरना प्रदर्शन भी हुआ है। और जहाँ चीनी मिल की बात है, तो अभी जो है वर्तमान में आप भी जानते हैं कि बनमनखी में बिहार सरकार के एक बहुत वरिष्ठ मंत्री भी हैं। तो ये सवाल उनसे पूछिए ना कि जब बिहार सरकार अभी 15 साल से सरकार में है, वो वहाँ का मंत्री है, और फिर भी वो चीनी मिल को चालू नहीं करा पा रहा है, तो इसका मतलब है क्या कि बिहार सरकार पूरी तरह से आपके भी तो आपकी भी पार्टी के तो नेता विधायक हैं, बगल में बराड़ी से विधायक हैं,
यहाँ 82 से विधायक हैं, बाढ़ की समस्या लगातार बरकरार रहती है, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? हर साल लाखों लोगों का क्या कहता है परिवार उजड़ता है, हजार लाखों की संपत्ति का नुकसान होता है, और हर बार की ये कहानी है। हर बार नेताजी जाते हैं, चाहे आप जाते हो चाहे आपके पार्टी के लोग जाते हो, लोगों को सिर्फ संतावना देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं आप लोग। देखिए, हमारे विधायक की बात आप बताते हैं कि अभी तो हमारे पूर्णिया में एक हैं, कटिहार में वहाँ एक हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार जब अपनी होती है और जब विधायक जब सत्ता में होते हैं तो उस समय जो है वहाँ के सर, ये बाढ़ की समस्या भूल रहे हैं, ये सिर्फ आज के आप कल 5 साल 10 साल का मुद्दा नहीं है, ये पिछले कई वर्षों से मुद्दा चलता आ रहा है। आपकी भी सरकार थी 15 साल, जिसको जंगल राज कहा जाता है जदयू की तरफ से। अब भूल जा रहे हैं सर, लगता है। बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको याद दिला रहे हैं, कुशवाहा बांध टूटा था और लालू जी बाढ़ के समय में बिहार के जनता के लिए रेल फ्री करवाया था, कोई भाड़ा नहीं लगा था। लालू जी अपने से रेल पर घूम रहे थे। आपको याद होगा कि इसी पूर्णिया के रास्ते से लालू जी ट्रेन पर बैठ करके जोगबनी तक गए और उन्होंने जहाँ जहाँ भी बाढ़ में लोग फंसे, रेल में फ्री में वो जनता को मतलब कैंप तक पहुंचाने का काम किया और रेल के द्वारा उसको राशन उपलब्ध कराया। आज जबकि यहाँ डबल सर, मैं पूछ रहा हूँ कि आप नहीं आप बोल रहे हैं कि वो काम किए, वो एक जनप्रतिनिधि थे, उसकी हैसियत से किए, जनता ने उनको चुन के भेजा था। लेकिन ये समस्याओं का, इस समस्या जो बाढ़ का है, उसका स्थायी समाधान कब होगा? विस्थापितों की समस्या, कटाव पीड़ितों की समस्या का समाधान आखिर कब होगा? आप एक बात देखे होंगे, आप चुनाव में किस मुद्दे को लेके जाइएगा सर? चुनाव में तो मेरा मुद्दा होगा, मेरा ये भी होगा कि ये जो सिर्फ मुद्दा ही होगा या इस पे काम भी होगा? एकदम निश्चित, क्योंकि आप महागठबंधन की सरकार को जब जनता चुनी थी, 2 साल आप भी रहे थे, क्यों नहीं इस मुद्दे पे पहल किया गया? देखिए, गठबंधन की 2 साल सरकार थी, लेकिन ये जो हमारे माननीय नीतीश जी हैं, ये काम करने तो दिए नहीं। ये तो आप उनके बारे में जानते हैं कि उनका स्वभाव कैसा है कि जब भी अगर काम कराने का दबाव, जनता की समस्याओं का दबाव जब भी उनको दिया गया तो वो उसी में बेचैन रहे। वो उनको लगा क्या कि मेरी कुर्सी हिल रही है, वो अपना कुर्सी बचाने के लिए लगे रहे, जनता को अपने हाल में छोड़ दिया। जबकि मुख्यमंत्री जो बनाया गया, हमारे दल के नेता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो ऐसे समय में उनकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन वो क्या किए, अपना ही स्वभाव को ठीक है। दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो चुका है। चलिए, चुनावी वर्ष है, जनता देख रही है आपको। आप सीधा ये बताएं कि आपका मुद्दा क्या रहेगा, आप किन समस्याओं का समाधान कीजिएगा, क्योंकि कार्यक्रम भी अपने अंतिम पड़ाव पे है। सीधा बताइए, चुनावी मुद्दा में आपका मुद्दा क्या रहेगा, जनता के हित के लिए कौन सा काम कीजिएगा, क्योंकि पार्टी की बागडोर आप पे है और आपके ही घर से 2 अलग अलग विचारधारा है। तो सबसे पहले जनता को यह जानना जरूरी है कि आप जब चुनाव में आइएगा तो आपके लिए पूर्णिया शहर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा और कैसे उसको दुरुस्त कीजिएगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो रिकॉर्डेड हो रहा है सर, एकदम सबसे बड़ा मुद्दा मेरा रहेगा शिक्षा का मुद्दा। शिक्षा के मुद्दे में आपने देखा कि जब से ये सरकार बनी, इसका संविदा पर बहाल किया। आए दिन आप देखे होंगे, जितनी भी बहालियाँ निकली, वैकेंसी निकला, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आउट हुआ। लड़के बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं, कोई अस्थायी उनको ये शिक्षा के माध्यम से उसको कोई नौकरी नहीं मिला। सारा नौकरी आप बता दीजिए कि संविदा के माध्यम से कोई नौकरी है? यही बेरोजगार लोग ना आज वो बिहार से बाहर पलायन कर गए। पहले तो बता रहे थे वो क्या कि 17 लाख है तो 11 लाख है, आज आपका आंकड़ा पहुंच गया 30 लाख 40 लाख। हकीकत ये है कि बिहार से लगभग 1 करोड़ लोग पलायन किए थे और अभी भी बाहर में हैं। शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि आज हाई एजुकेशन के लिए आपके यहाँ बिहार में कोई मतलब आपको नीतीश सरकार में जो बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में हुआ वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। अगर रहता तो आज हमारे इतने इंजीनियरिंग कॉलेज बने, इतने यूनिवर्सिटियां बनी, इतने क्या कहता है जो प्लेसमेंट के लिए कंपनियां हैं वो आई, वो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा? कहीं कोई प्लेसमेंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हाँ, कॉलेज वगैरह बना। आश्चर्य है, ये आरजेडी के नेता हैं, इनको अभी तक कुछ बिहार में बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, आज बेगूसराय में इंजीनियरिंग कॉलेज है, जाइए, एक भी विद्यार्थी नहीं है। अब जाइए कटिहार में, आपको विद्यार्थी नहीं मिलेगा। चलिए, दूसरा मुद्दा भवन बना देने से, ठीक है, भवन बनाने से दूसरा मुद्दा, और दूसरा क्या, कौन सा मुद्दा रहेगा? दूसरा रहेगा मेरा रोजगार का। रोजगार जिस तरह से बिहार में रोजगार एक कैंसर के रूप में हो गया है। हमारे नेता माननीय प्रतिपक्ष ने बेरोजगार यात्रा भी शुरुआत की थी, उसकी भीड़ आपने देखा होगा।
ये छात्रों का, नेता ये का अरुण खटोला, बेरोजगारों का। नेताजी का अरुण खटोला चलता है तो भीड़ें जुटती ही नहीं, हैं। बस के माध्यम से और रोड के माध्यम से पूर्णिया भी प्रोग्राम था। और आज जो है वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाता? सीट काहे ना निकाल पाते हैं आप एकदम लोग? वोट में कन्वर्ट होगा। लोकसभा में तो आपका पूरा क्या कहता है, खाता ही नहीं लोग या। नहीं, लोकसभा का जहाँ हाँ, तक आप बात उसको है- बात टाल दीजिए आप। नहीं, लोकसभा का जहाँ नेता तक इतने फेमस थे तो लोकसभा में सीटें क्यों नहीं आई आप आपकी? आंकड़े को देखिए। मैं आंकड़े देख लिया हूं सर, आप- आंकड़े नहीं, अगर आप आंकड़े ही देख रहा हूं। सीटें कितनी आई, सीटें कितने में तब्दील हुई, ये बताइए ना। देखिए, आज अगर वोट की बात अगर करते हैं तो बिहार में निश्चित रूप से सबसे ज्यादा वोट के मामले में राष्ट्रीय जनता दल आगे है। हाँ, परसेंटेज की बात अगर कीजिए तो अभी भी राष्ट्रीय जनता दल सबसे ऊपर है और लार्जेस्ट पार्टी है। और आप ये जानते हैं कि अभी भी बिहार में 82 दलों की सबसे बड़ी पार्टी है। और निश्चित रूप से अगले चुनाव में आपको ये नजर आ जाएगा कि हमारी सरकार बनेगी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी मुख्यमंत्री। चलिए, ये थे हमारे साथ मिथिलेश कुमार दास जी, जिन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में हमारे नेता, हमारी पार्टी सरकार में आएगी और हमारे नेता जो तेजस्वी यादव है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो समस्याएं हैं, शिक्षा, रोजगार, कटाव, उनको लेकर सबसे पहले ये काम होगा और सीमांचल के लोगों को इस पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि इनकी जो पार्टी की विचारधारा है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि हमारी पार्टी की विचारधारा के हम लोग साथ हैं और जो भी लोग हैं, आइए इस बार मिलके हम आगे हाथ बढ़ाते हैं। अब ये देखना होगा कि जनता इनके बातों पे कितना समर्थन देती है। जनता अगर मुहर लगाती है तो कितनी सीटें मिलती हैं, क्या ये सरकार बनाने में सक्षम होंगे या नहीं होंगे, बात विभाग में। आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नए जिलाध्यक्ष या नेता के साथ में और उनसे करेंगे हम लोग आप बात विभाग। धन्यवाद।